हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो ना यार, हम सब गलतियां करते हैं जब हम वेब डेवलपमेंट की फील्ड में न्यू एंटर करते हैं। गलतियां ना यार करने के लिए ही होती है, बट जब तक हम उससे कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो मुझे आईटी में ऑलमोस्ट 5 साल हो गए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ काम करते हुए, और मेरे 5 इयर्स के करियर के अकॉर्डिंग जो टॉप 10 कॉमन न्यू भी वेब डेवलपर्स मिस्टेक करते हैं ना, हम उनको डिस्कस करेंगे आज और कैसे उन सबको अवॉइड करना है। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहली है इनकम्प्लीट इनपुट वैलिडेशन। तो यार, आपका जैसे एक फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। कोई फॉर्म में अलग अलग टाइप की इनपुट फील्ड्स हो सकती है, जैसे कि ईमेल आप इनपुट करा रहे हैं, फोन नंबर इनपुट करा रहे हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ एंटर करा रहे हैं। अब आजकल की डेट में क्या होता है ना कि जो आपके न्यू फ्रेमवर्क्स हैं जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, इन सब में क्लाइंट साइड पे मतलब फ्रंट एंड पे जो वैलिडेशन लगानी है कि ये वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड फोन नंबर होना चाहिए, ये लगाना बहुत ही आसान है और फास्ट है। तो इसलिए यूजुअली वो फ्रंट एंड साइड हम लगा देते हैं, लेकिन बैक एंड साइड सेम चीज़ें जब हम डाटाबेस में एंटर करा रहे होते हैं एपीआई के थ्रू, वहाँ पे वो वैलिडेशन नहीं होती है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि मान लो कल कोई बीच का बंदा आ गया जिसने क्या करा कि आपके जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दी और चीज़ें एंटर करके सीधा फॉर्म सबमिट कर दिया, या फिर आप सबमिट कराने पे जो नेटवर्क रिक्वेस्ट में एपीआई हिट मारते हो, उसने वो जाके वो देख ली और सेम उसने रेप्लिकेट करके अपना कुछ रैंडम रिस्पॉन्स भेजना डेटा शुरू कर दिया उसमें, तो आपके डेटाबेस में तो एंट्री हो जाएगी। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जो वैलिडेशन आप फ्रंट एंड में लगाते हो इनपुट फील्ड्स की, वही वैलिडेशन आपकी बैक एंड में भी होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से मान लो फॉर्म के बेस पे आप किसी को कुछ ईमेल सेंड कर रहे हो, किसी को कुछ कूपन सेंड कर रहे हो, और वो बंदे ने हैकर ने निकाल लिया और अपने हिसाब से कुछ भी करने लग गया, तो समझो कि क्या का क्या कर सकता है वो। इसका सबसे बेस्ट वे है यार कि आप जो कॉमन वैलिडेशन है ना, वो एक अलग से ये लाइब्रेरी में लिख लो और उस लाइब्रेरी को रीयूज कर लो इंपोर्ट करके फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है आपका क्रॉस ब्राउजर इनकम्पैटिबिलिटी। तो यार यूजुअली डेवलपमेंट के टाइम में ना प्रोसेस में थोड़ा टाइम कम ही मिलता है, फटाफट लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो डेवलपमेंट करने के टाइम पे लोग एक ही टाइप के ब्राउजर में अपने फीचर को डेवलप करते हैं और टेस्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम ठीक है। बट फीचर डेवलपमेंट करने के बाद जब आप उसे टेस्टर को दे रहे हो या फिर किसी और को दिखाने के लिए दे रहे हो, स्पेशल टाइम निकालो या फिर मांगो उसके लिए टाइम कि हमें बाकी ब्राउजर में भी उसकी टेस्टिंग करनी है। क्योंकि क्या हो सकता है ना यार, एक चीज़ जो आपने एक ब्राउजर के लिए लिखी है वो सही चल रही है मॉडर्न ब्राउजर में, हो सकता है पुराने ब्राउजर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि अब नहीं यूज़ होता, बहुत कम परसेंटेज रह गया उसका, बट उनमें वो चीज़ ब्रेक हो रही हो। यूजुअली जो आप CSS वगैरह भी लिखते हो ना, या फिर आप कुछ जावास्क्रिप्ट के मेथड लिखते हो सकता है एक में वर्क कर रहे हो एक में ना वर्क कर रहे हो। जैसे कि मैं बात करूँ, कोई यार एक डॉट फाइनली करके जावास्क्रिप्ट में आता है प्रॉमिस के देन और कैच के बाद, तो वो मैंने क्रोम में चल रहा था, बट एक बंदे के जो माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज़ कर रहा है उसमें फाइनली नहीं चल रहा पुराने ब्राउजर के। और भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि यार आपके क्रोम में आपने एक CSS लिखी कि एरर स्टेट में या फिर ये चीज़ जैसे इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड है, तो इस पे आउटलाइन वगैरह आ जाती है कि ये टूल टिप आ जाती है कि ये रिक्वायर्ड है। बट ये अगर मैं मोजिला की बात करूँ तो वहाँ पे एरर स्टेट में पूरी आउटलाइन ही कर देता है वो रेड कलर की, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए अपनी CSS भी रीसेट करो हमेशा हर ब्राउजर के लिए, और उसकी टेस्टिंग हमेशा करो। मार्केट में बहुत अच्छे क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग टूल है यार, ब्राउजर स्टैक हो गया, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग हो गया, या फिर लैम्डा टेस्ट हो गया। इन सबको जाके आप अच्छे से यूज कर सकते हो हर एक क्रोम के वर्जन में, हर एक मोबाइल में, हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक ब्राउजर के वर्जन पे भी आप डिफरेंट टेस्टिंग कर सकते हो। तीसरा है आपका ओवर यूजिंग लाइब्रेरीज। तो यार आई एग्री कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके यूज करना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपली प्लग एंड प्ले करो, आपका काम हो जाता है। बट यार यूजुअली लाइब्रेरीज जब बनती है ना, तो उसमें एक नहीं सिर्फ 5-10 चीज़ों के लिए वो बनती है कि आप मान लो हो सकता है उसमें सिर्फ एक चीज़ यूज़ कर रहे हो, बट वो 5-10 चीज़ें और भी सपोर्ट करती हो, ठीक है, उनका कोड भी उसमें होगा। तो अगर एक केस मान लेते कि आप सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हो उस लाइब्रेरी में से, तो सबसे पहले उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो कि यार कि सिर्फ ये पैकेज मुझे इससे चाहिए, तो क्या ये इंपोर्ट हो सकता है, अलग से लाइब्रेरी है इसकी। अगर नहीं है तो आप देखो कि क्या वो कोड मैं खुद से लिख सकता हूँ अगर थोड़ा टाइम और भी लगता तो, या फिर मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ उस लाइब्रेरी के कोड में से। अगर नहीं तो लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स यार, क्योंकि क्या होने वाला ना कि आप जितनी लाइब्रेरीज ऐड करोगे ना, उतना ही कोड आपके जो फाइनल प्रोडक्शन बिल्ड बनते हैं ना बंडल्स, उसमें ऐड होगा। तो जितनी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट होगी उतना बड़ा उसका साइज होगा, ठीक है, बंडल का, और जितना ज़्यादा उसका साइज होगा ना, जब ब्राउजर उसको डाउनलोड करेगा उतना ही स्लो आपका लोडिंग टाइम बढ़ेगा, वेबसाइट उतनी स्लो लोड होगी, और यूजर का एक्सपीरियंस भी उसके अकॉर्डिंग हिल सकता है, खराब हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, हमने देखा है कि जितना ऑप्टिमाइजेशन पे आजकल ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अगर मैंने आज तक की जो रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी है ना, उसमें यार ये भी होता है कि 100 मिलीसेकंड से लैक्स में सेल इंक्रीज हुई है इन प्लेटफॉर्म की, जैसे आपका Amazon है, वॉलमार्ट है, इन सब जैसे प्लेटफॉर्म्स।
तो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन से आपके रेवेन्यू पे फर्क पड़ता है। तो सबसे बेस्ट है यार कि आपको जो मॉड्यूल लाइब्रेरी यूज़ करने हैं ना, वो उनके देख लो कि ये लाइब्रेरी क्या है और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है। ठीक है, अगर वो तीनों ऑल्टरनेटिव्स आपकी जो नीड्स फुलफिल कर रहे हैं तो एक बंडल फोबिया करके वेबसाइट होती है, इस पे जाके आप अपने इंडिविजुअल पैकेजेस के नाम डाल के देख सकते हो कि तीनों के जो साइजेस हैं क्या क्या है और उसके अंदर उसकी क्या क्या डिपेंडेंसी है, वो क्या क्या इंस्टॉल करेगा। उसके अकॉर्डिंगली जो सबसे लाइट वेट हो ना, आप उसको इंस्टॉल करो और उसको यूज़ करो। इससे आपका काम भी हो जाएगा और आपके बंडल में भी ओवरकोड नहीं आएगा, सिर्फ जो रिक्वायर्ड है, जो लाइट वेट है, वही आएगा। बट ध्यान रखना यार, जो भी आप पैकेज यूज़ कर रहे हो ना, वो उसकी लास्ट कमिट डेट, कब वो कितना मेंटेन है अभी नहीं है, या उसके गिटहब स्टार्स भी देखना। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली जो बहुत पुरानी लाइब्रेरीज होती है जैसे typepad.js, अगर इनमें कल को जाके कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आ भी गई ना, तो इनको कोई मेंटेन नहीं कर रहा, तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको उस टाइम हटानी पड़ जाएगी एकदम। तो अवॉइड करना है ऐसी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना। फोर्थ हो गया आपका नॉट फॉलोइंग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फ्रॉम द बिगनिंग। तो यूजुअली क्या होता है ना, हम जब डिज़ाइन देखते हैं और उसको कोड करना लगता है तो हम सोचते नहीं कि जब ये रिस्पॉन्सिव बनेगा, लाइक अभी डेस्कटॉप है तो मोबाइल में कन्वर्ट होगा या टैबलेट के लिए कन्वर्ट होगा, तो क्या ब्रेक पॉइंट्स रहेंगे, क्या डिज़ाइन में चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमको डिज़ाइन में जो प्लानिंग करनी होती है, कंपोनेंट में डिवाइड करना, CSS लिखना, वो सब हम पहले प्लान नहीं करते। अक्सर 99% डेवलपर्स क्या करते हैं कि यार वो सीधा डेस्कटॉप वेबसाइट का डिज़ाइन देखते हैं और उससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो मोबाइल के लिए कोड लिखते हैं बाद में एंड में जाके। लाइक इन शॉर्ट बोलूँ तो डेस्कटॉप के लिए सारी CSS लिख लेते हैं, HTML लिख लेते हैं, फिर मोबाइल के लिए अलग से वो ओवरराइड करते हैं CSS को कि ये मीडिया क्वेरी हो तो ये करना। बट जो अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है या फिर जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, उनमें मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यूज़ करी जाती है कि पहले मोबाइल के लिए सारा डिज़ाइन लिखो, मोबाइल के लिए पहले सारी CSS लिखो, फिर डेस्कटॉप या टैबलेट के लिए उसे ओवरराइड करोगे, अगर मिनिमम विड्थ ये है तो ये CSS स्टाइल अप्लाई हो, या फिर ऑल टुगेदर वो अलग ही CSS फाइल्स बना देते हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए अलग, डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के लिए अलग। तो उन दोनों को अलग अलग ही सर्व करते हैं। क्योंकि यार आपका ब्राउजर क्या करता है, सबसे पहले वो आपका पूरा HTML उठाएगा, उसके बाद उस हर एक HTML नोड के कॉरस्पॉन्डिंग वो सारी CSS रीड करेगा, और हर एक CSS क्लास के रीड करने के बाद उस चेक करेगा क्या कोई मीडिया क्वेरी है जो उसको ओवरराइड कर रही है। फिर फाइनली उस सब कंप्यूटेशन के बाद वो एक डिज़ाइन लेके आएगा कि ये एक स्टाइल्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं, फिर वो सारे कंप्यूटेशन करेगा। तो आप एक तो स्मार्टली CSS स्टाइल्स लगाओ कि ज़्यादा उसको ओवर स्टाइल ना लगाओ उस पर फालतू के स्टाइल्स, और दूसरा आपको ज़्यादा मीडिया क्वेरीज इतनी नहीं होंगी तो उतना ही ब्राउज़र का जो आपका स्टाइल कैलकुलेशन का टाइम है वो कम होगा और उतनी जल्दी वो रीपेंट करके यूज़र को शो कर पाएगा चीज़ें। फिफ्थ है आपका स्किपिंग इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जी हम यूजुअली क्या करते हैं कि डिज़ाइन से इमेज आई, इमेज हमने डाउनलोड करी जो कि 2-3 MB 5 MB की भी हो सकती है, क्योंकि डिज़ाइनर तो एकदम हाई डेफिनेशन इमेज लगाएगा, हम उसको एज इट इज़ प्रोडक्शन में पुश कर देते हैं। बट होता क्या है कि एक यूज़र अगर स्लो नेटवर्क में ट्रैवल करते हुए मेट्रो में देख रहा है, कैब में देख रहा है, ट्रेन में देख रहा है, तो वो जो बड़ी 2-5 MB की इमेज है वो कभी डाउनलोड ही नहीं होगी यार उसके लिए, क्योंकि बहुत स्लो हो जाता है। और ऊपर से अगर वो आपने अच्छे से उसको लेजी लोड नहीं करा रखा तो बैकग्राउंड में लोड होती रहेगी, तो आपकी बैंडविड्थ पे खा जाएगी, जिससे आपका पेज का जो लोडिंग एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी खराब हो जाएगा यूज़र के लिए, या फिर उसको कभी दिखेगी नहीं, तो जिसके लिए उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं कि गूगल सब कुछ ये चीज़ें भी ट्रैक करता है कि एक वेबसाइट पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है अगर वो इमेज ही है, तो क्या वो पिछले 2.5 सेकंड में लोड हो रही है, अगर नहीं हो रही तो उस वेबसाइट को नेगेटिव मार्क्स देता हो, उसके बेस पे वो SEO में नीचे रैंक करने लग जाती है। तो अगर कोई पेज है जिसपे इमेज नहीं है वो ऊपर आ जाएगा, भले उसका कंटेंट थोड़ा खराब हो, और ये कंटेंट थोड़ा बेटर होने के बाद भी इमेज खराब हो रही है, यूज़र का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, तो थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो इतनी छोटी चीज़ों के पीछे अपनी वेबसाइट की रैंक मत खराब करो और अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करो। बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन ही, कंप्रेस JPG, टाइनी PNG, इन पे जाके अपनी PNGs JPEGs कंप्रेस करो। यूजुअली SVGs यूज़ करो अपने स्मॉल आइकन्स के लिए, वेक्टर्स के लिए, ठीक है, और बाकी कई जगह रिक्वायर्ड हो तो आप JPEGs PNG यूज़ कर सकते हो। 6th था आपका इग्नोरिंग टेक्निकल SEO। तो यार SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप कुछ भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो ना, तो आप देखते होगे कि हर एक अलग अलग वेबसाइट अलग अलग रैंक पे आती है, तो हर एक वेबसाइट को उस रिजल्ट के लिए स्कोर दिया जाता है, SEO स्कोर। तो हर एक SEO स्कोर ना अलग अलग चीज़ों में मैटर करता है कि गूगल को आपने कितने अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, यूज़र को कितने अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो उसके लिए ना आपको कुछ कुछ चीज़ें जो अब आप कोड कर रहे होते हो टेक्निकली अच्छी तरीके से लिखनी होती है। जैसे कि आपको बताना होता है गूगल को कि इस पेज की मेन हेडिंग क्या है, मतलब H1 टैग क्या रहेगा, और इसके नीचे सब हेडिंग्स क्या है। एक पेज पे मल्टीपल H1 टैग्स वगैरह नहीं हो सकते,
या फिर दूसरी चीज़ें हो गई कि ये सारी चीज़ें गूगल अगर आ रहा है पहले ये सब चीज़ें रीड करने के लिए, तो उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉलेबल होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको पहले प्लान करनी पड़ती हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डेवलपर के लिए एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जितनी भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जो वेब डेवलपमेंट करती हैं, उनके लिए एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसईओ की मेन फाइट है, कितने ज़्यादा यूजर्स आप लेके आ पाते हो, कितने अच्छे आप रैंकिंग अगर आ पाते हो, तो उस सब की प्लानिंग आपको पहले ही करनी होती है। यूजुअली HTML लिखने के टाइम पे आपको देखना होता है कि HTML करेक्ट हो, दूसरा सब कुछ क्रॉलेबल हो, तीसरा सेमेंटिक HTML हो कि H1 H2 H3 टैग सही हो, मल्टीपल H1 टैग्स ना हो, ठीक है। चौथा हो गया आप उसमें जो मेटा टैग्स वगैरह और डालते हैं वो बिल्कुल सही हो, एक्स्ट्रा ना हो, लिमिट के अंदर हो, बाकी कुछ ना हो उसमें। आपकी वेबसाइट 2.5 सेकंड से पहले लोड हो रही हो, अदरवाइज उसको थोड़े नेगेटिव मार्क्स मिल सकते हैं। इन सबको जाके फॉलो करो, एसईओ को लर्न करो यार, एसईओ की आजकल बहुत डिमांड है। 7th कॉमन मिस्टेक है यार, टू मच मैनुअल टेस्टिंग। तो अगर आप एक प्रोडक्ट पे काम करते हो और आप उस पर 1 साल तक एक कंपनी में यूजुअली काम करते हो, तो 1 साल तक मान लो आप एक फॉर्म पे काम कर रहे हो और उसमें बार बार कुछ चेंजेस करते जाओगे, तो हो सकता है यार आप इतने बोर हो जाओ या फिर इतनी ज़्यादा आप ध्यान ना दो उन चीज़ों पे, तो जब भी आप कुछ चेंजेस करो तो कुछ चीज़ें और चीज़ें हिल जाए, ठीक है। तो इसलिए एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप मैनुअल टेस्टिंग ना करो, आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग ही करो। हो सकता है आपको पहले सारे टेस्ट केस लिखने में थोड़ा टाइम लग जाए इनिशियली, बट एक बार आपने लिख लिए ना, तो कल को आप कुछ भी फीचर बना रहे हो आप उन पर रिलाई कर सकते हो कि ठीक है एक बार हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए तो हम इस फीचर को लाइव लेके जा सकते हैं। या फिर आप उनको रेप्लिकेट कर सकते हो कि एक बार हमने ये ऑटोमेटेड टेस्ट केस इस फॉर्म के लिख दिए, कल को 3-4 फॉर्म और भी बना रहे हैं तो वहाँ पे वो रीयूज हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना यार, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मैनुअल टेस्टिंग हटा ही दो अपने स्कोप में से। ऑल्दो ये हटाना नहीं होता, ऑटोमेटेड टेस्टिंग के बाद भी आपको 1-2 राउंड ऑफ मैनुअल टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हो सकता है यार टेस्ट केसेस में जो आपने लिखा है, जो आपने सोचा है वही कवर्ड है ना, जो आपने नहीं सोचा है, जो यूज़र के लिए एक्सपीरियंस जो आ रहा है एक्चुअल में वो वहाँ पे कैसा दिख रहा है, कैसा एज केसेस निकल रहे हैं, वो आपको मैनुअल टेस्टिंग के टाइम पे समझ आते हैं। बट जो कॉमन सिली मिस्टेक्स होती है या फिर एग्जिस्टिंग फ्लो तो नहीं हिल रहा, वो सब उसमें कवर्ड हो जाता है, तो जरूर करना चाहिए। तो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क में अलग टेस्टिंग लाइब्रेरीज होते हैं, बैकएंड के लिए अलग टेस्टिंग लाइब्रेरीज होती है, आप जाके उनको सर्च कर सकते हैं और उनको जरूर लर्न करें, अपने रिज्यूमे में ऐड करें, फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा 2-3 साल की एक्सपीरियंस के बाद आपको। 8 हो गया आपका राइटिंग वनीला CSS। देखो यार CSS एक अपने आप में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जो डिजाइनिंग के काम आती है। इसको लैंग्वेज बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये लैंग्वेज नहीं है, स्टाइल शीट्स है जिसमें आप स्टाइल डिफाइन करते हो अलग अलग एलिमेंट्स के। बट बाय डिफॉल्ट यार ये बिल्कुल भी रीयूजेबल या फिर इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह आप नहीं कर सकते। इवन वेरिएबल्स बनाना भी अभी इसमें कुछ पिछले 4-5 सालों में ही आया है। तो लोगों ने इसके ऊपर जाके अलग से बहुत अच्छी चीजें लिख रखी है, जैसे कि CSS प्री प्रोसेसर्स या फिर स्टाइल कंपोनेंट्स, जैसे कि सैस वगैरह हो गए, लेस वगैरह हो गए, आप इनको यूज कर सकते हो और अपनी CSS की जो रीयूजेबिलिटी है, फंक्शनैलिटी है और स्मार्ट कर सकते हो। इसमें जाके आप अपने खुद के कस्टम मैथमेटिकल फंक्शन लिख सकते हो, आप एक्सटेंड कर सकते हो क्लासेस को और आगे रीयूज कर सकते हो, जिससे आपका कोड और ज़्यादा क्लीन हो जाता है और ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है और आपको कम एफर्ट डालना पड़ता है CSS लिखने में। क्या होता है ना कि यार एक टाइप का CSS सिलेक्टर दूसरे टाइप के CSS सिलेक्टर से ओवरराइड कर देता है उसे या कन्फ्लिक्ट कर जाता है, जिससे स्टाइलिंग हिल जाती है। अगर आप ये सैस वगैरह यूज करते हो या फिर आप स्कोप CSS यूज करते हो तो वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। इन ये सारी CSS की जो कन्फ्लिक्टिंग वाली प्रॉब्लम है उसमें नहीं आती। 9th में बोलूंगा रिलाइंग ऑन jQuery। यार 20 साल पहले की बात करूँ ना तो jQuery डेवलपर्स के नाम से जॉब्स होती थी जो कि सिर्फ jQuery को अच्छे से यूज करना जानते हो फ्रंट एंड में और उसके बेस पे सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक वगैरह लिख दे। बट आज की बात अलग है, आज की डेट में बहुत सारे स्मार्ट फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। jQuery अपने आप में एक लाइब्रेरी यार 30 KB की, जो कि डीकम्प्रेस होने के बाद 50 KB की बन जाती है। ब्राउजर को इतना हैवी लोड देने क्यों है? आज की डेट में आप जो भी चीजें फ्रेमवर्क्स में या नेटिव वैनिला जावास्क्रिप्ट से आप कर सकते हो, jQuery से पहले हम करते थे, वो सारी सपोर्ट अब जावास्क्रिप्ट में आ गई है। आपको 1% भी नीड नहीं है jQuery की, तो प्लीज रिक्वेस्ट है अपने आज के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में अगर आप jQuery यूज कर रहे हो तो उनको रिमूव कर दो। और आपके जो फ्रेमवर्क्स इतने पावरफुल है, बाय डिफॉल्ट आपको डायरेक्ट रेफरेंस देते हैं डॉम का, जिसमें जाके आप कुछ भी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो, क्लास लगा सकते हो डायनेमिकली, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट में इतने अच्छे मेथड्स आ रहे हैं, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर बाय टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर बाय क्लास नेम, ये सब मोर देन इनफ आपके लिए। इवन आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एनिमेट करना चाहते हो, स्क्रॉल टू फंक्शन भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि उसमें कैसे स्क्रॉल का बिहेवियर चाहते हो और क्या चाहिए आपको, तो jQuery हटा दो यार। 10th लास्ट बट नॉट द लीस्ट है यार आपका इग्नोरिंग कोड फॉर्मेटिंग एंड कमेंटिंग।
सबसे पहले कमेंटिंग की बात कर लेते हैं यार। कमेंटिंग तो अपने आप में एक बहुत अच्छी स्किल है जो कि हर किसी को नहीं आती, या फिर हम तेज काम कर रहे होते तो कमेंट करना बिल्कुल बंद ही कर देते कोड में। तो या तो हम पढ़ते हैं उसे, या फिर आप जॉब चेंज कर लेते हो तो कोई और बंदा आके आपकी जगह पढ़ता, तो उसको वो कोड समझ ही नहीं आता कि कौन सा वेरिएबल क्या जा रहा है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। अच्छे से हर कोई क्लीन कोड नहीं लिख पाता, लेकिन कमेंट्स अगर वो लिख देता तो उस कोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो कल को कोई भी आएगा तो उसे यूज़ कर पाएगा। तो हमेशा कमेंट्स करो, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि मैंने जो फंक्शन लिखा है वो सही है, क्या मैं इसे समझा पा रहा हूँ 2 लाइन में, नहीं समझा पा रहा, अदरवाइज आपके कोड में कुछ गड़बड़ है, आप उसको और ब्रेक करो। दूसरा हो गया आपका कोड फॉर्मेटिंग। तो यार ये सारी चीज़ें ना बाय डिफॉल्ट आपको जब आप कोड बेस सेटअप करते हो उसी में आपको कर लेनी चाहिए कि जैसे कुछ आप सेव करोगे, आप settings.json में जाके आप VS कोड की सेटिंग्स में इनेबल कर सकते हो कि जब भी आप कुछ सेव कर रहे हो तो ESLint वगैरह प्रेटिफाई ऑटोमेटिकली चल जाए और आपका कोड जो है फॉर्मेट हो जाए। तो आपको बाद में जाके स्पेशली कमांड्स चला के आपको फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। कोड जो है आपके कोड बेस की स्क्रीन से बाहर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको नेक्स्ट लाइन में ले आएगा, या फिर वाइट स्पेसिस या वेरिएबल्स का आपने कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख दिया एक लाइन में इफ एल्स लगा के, तो उसको प्रॉपरली रीडेबल फॉर्मेट में वो लिस्ट डाउन कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सेटअप करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। बहुत सारे ब्लॉग्स भरे हुए हैं, बहुत सारी आर्टिकल्स यूट्यूब वीडियोस भरे हुए हैं, बट इसको कर लो ना तो आपकी लाइफ और बाकियों की लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे जरूर कमेंट्स में बताना कि कैसे लग रही है आपको ये टिप्स, और अगर इसके और CSS के या फिर किसी और टॉपिक पे और डिटेल में मिस्टेक्स चाहिए हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना यार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप सब लोगों को इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। इन फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट के बहुत अच्छी प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन और प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाली है, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का, तो मैं वो अच्छे से आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।